औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर सेल के अंदर ज़ाहिर होते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उस वक्त ये ज़ाहिर नहीं होते, जैसे कि सामने डायग्राम में ह्यूमन क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं। फिर है कि डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब डिस्कवर हुए? दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग इन 1882. He discovered the chromosomes by examining the rapidly dividing cells of salamander larvae. Since their discovery, chromosomes have been found in the cells of all eukaryotes. फिर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है। नंबर वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, Penicillium, a fungus, has only one pair of chromosome. Some ferns have more than 500 pairs. Mosquito have 6. Corn 20, frog 26, human cells have 46, honey bee has 32, sugarcane 80, mouse has 40 and Drosophila has 4 pair of chromosomes. फिर है importance of chromosome. Each these 46 chromosomes in humans contain hundreds or thousands of genes. Each genes play important roles in determining how a person's body develops and function. तो जीन्स जो हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि पर्सन की बॉडी या उस स्पीसीज़ की या उस इंडिविजुअल की बॉडी कैसे बनेगी, डेवलप करेगी और किस तरह से उसके फंक्शंस होंगे। द पोजीशंस ऑफ ऑल दिस क्रोमोसोम इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की लिए उस स्पीशीज़ के जितने क्रोमोसोम फिक्स हैं उनका होना उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मिसिंग ऑफ अ पार्ट और होल क्रोमोसोम लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यूजुअली डेथ अकर्स। अगर एक क्रोमोसोम पूरा मिस हो या उसका कुछ पार्ट मिस हो जाए तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर है कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। टिपिकली अ क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 chromatids, a centromere called primary constriction and a secondary constriction. तो क्रोमोसोम के 3 पार्ट्स होते हैं, 2 क्रोमाटिड्स जैसे कि सामने डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, और उनके सेंटर में एक जगह होती है जहाँ से वो आपस में जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसके अलावा उनके अंदर एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है जहाँ से वो थोड़ा सा अंदर को बल खाया हुआ होता है। उसके बाद है कैरियोटाइप। द पार्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इन इंडिविजुअल पोजेसेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। कि क्रोमोसोम्स का वो सेट जो एक इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है वो उसकी कैरियोटाइप कहलाती है, जैसे कि ह्यूमन कैरियोटाइप सामने डायग्राम में दिखाई हुई है। बुक के आप खोलेंगे तो उसमें आपको ये सारी डायग्राम्स बड़ी क्लियर नज़र आएंगी। Karyotype show marked differences among species and sometimes even among individuals of the same species. Chromosome vary in size. क्रोमोसोम की तादाद तो सेम रहेगी लेकिन उनका साइज़ थोड़ा बहुत जो है वो मुख्तलिफ होता है। क्रोमोसोम वेरी इन साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, रिलेटिव लेंथ ऑफ 2 आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर एंड द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन रीजन अलोंग द आर्म्स। तो क्रोमोसोम्स जो हैं, हर क्रोमोसोम का पेयर जो है वो एग्जैक्टली एक जैसा होता है लेकिन वो दूसरे पेयर से काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन मुख्तलिफ होती है, दोनों आर्म्स की लेंथ डिफरेंट हो सकती है और कंस्ट्रिक्टिव रीजन्स जो हैं उनकी जो है वो पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है। क्रोमोसोम्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं जो कि एनाफेज टाइम पर जब वो स्पिंडल के साथ अटैच्ड होते हैं
और उसके बाद फौरी तौर पर अलग होते हैं तो उस वक्त पता चलती हैं। यूजुअल जो शेप्स हैं वो आई शेप होते हैं, जे शेप, एल एंड वी। शेप ऑफ क्रोमोसोम जो है डिपेंड करती हैं सेंट्रोमियर की लोकेशन पर, क्योंकि सेंट्रोमियर से वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं। तो ये भी सामने दिखाई हुई हैं शेप्स सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से। टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो टाइप्स जो हैं इसकी क्रोमोसोम्स की वो 4 हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। पहली है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो दोनों आर्म्स के सेंटर में होता है। 2 आर्म्स हैव इक्वल लेंथ गिविंग वी शेप्ड टू क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर ऑफ आर्म के अबव या थोड़ा सा पीछे होता है और ये एल शेप्ड शो करता है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक है, जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो एक किनारे से थोड़ा सा पीछे होता है और ये होता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वन एंड ऑफ क्रोमोसोम गिविंग जे शेप टू द क्रोमोसोम। फिर टीलोसेंट्रिक है, जिसमें सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल टिप पर होता है और आई शेप देता है क्रोमोसोम को। इस तरह से इसमें एक ही आर्म होता है, 2 आर्म नहीं बनते। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। टिपिकल क्रोमोसोम जो है उसकी कंपोजिशन में डीएनए 40% और प्रोटीन 60% होता है। आरएनए जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर आरएनए सिंथेसिस होती है। डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम वेरी लॉन्ग double stranded fiber, it extend unbroken through the entire length of the chromosome। क्रोमोसोम की जितनी लेंथ होती है उसमें डीएनए थ्रेड जो है वो बहुत लॉन्ग होता है और उसकी पूरी लेंथ के बराबर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें कहीं ब्रेक नहीं होता। फिर है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स। टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन अबाउट 140 मिलियन 1.4 into 10^8 nucleotides in its DNA. Amount of information a chromosome contain would fill about 280 printed books of 1000 pages. Each nucleotide corresponds to a word and each page has about 500 words on it. Length of chromosome. If the strand of DNA from a single chromosome were laid out in a straight line, it would be about 5 centimeters long. In the cell, the DNA is coiled, allowing it to fit into a much smaller space. इसको तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसको बार बार कॉइल करके एक छोटी जगह पर पैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहला है न्यूक्लियोसोम। एवरी 200 nucleotides, the DNA duplex is coiled around a core of 8 histone proteins, forming a complex known as nucleosome। तो क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें उसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर नजर आता है वो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं और ये 200 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और उसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लिपटे हुए होते हैं और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जैसे कि सामने डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है चार्ज ऑफ हिस्टोन। अब ये जो सेंटर में गोल प्रोटीन आपको नज़र आ रही हैं इनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और इनके ऊपर जो है वो चार्ज होता है। ये चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, बाकी तमाम प्रोटीन जो है वो नेगेटिव चार्ज होती हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स, जिनके नाम हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन 2 बेसिक अमाइनो एसिड हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये उनके साथ अट्रैक्ट होती हैं और इस तरह से ये प्रोटीन उनके साथ बॉन्ड बनाती हैं। उसके बाद है सुपर कॉइलिंग।
सुपर कॉइलिंग जो है वो न्यूक्लियोसोम्स जो हैं फिर दोबारा हायर ऑर्डर ऑफ कॉइल्स बनाते हैं जिन्हें सुपर कॉइल्स कहते हैं, यानी न्यूक्लियोसोम्स फिर दोबारा अपने थ्रेड को डबल कर लेते हैं। उसके बाद है हेट्रोक्रोमाटिन। हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमाटिन आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमाटिन। ऐसे प्रोटीन इसके डीएनए थ्रेड के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड या आपस में जुड़े हुए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं और कभी भी नहीं खुलते, उनको कहते हैं हेट्रोक्रोमाटिन। Some of these portions remain permanently condensed so that their DNA is never expressed. हर सेल के अंदर मुख्तलिफ पोर्शन जो हैं DNA के वो परमानेंटली पैक कर दिए जाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, उनको हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं। सिर्फ वही पोर्शन DNA के एक्सप्रेस किए जाते हैं जो उस सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर दूसरा पार्ट है यूक्रोमाटिन। लेस कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमाटिन आर कॉल्ड यूक्रोमाटिन। इट इज़ कंसीडर्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है उस वक्त ये यूक्रोमाटिन के पोर्शन कंडेंस्ड फॉर्म में ये इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा मोटा क्रोमोसोम बना देते हैं और बाकी टाइम में ये खुल जाते हैं और इनकी प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं और सेल के फंक्शंस में काम आती हैं। यूक्रोमाटिन इज़ प्रेजेंट इन एन ओपन कॉन्फ़िगरेशन एंड इस जीन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। और वो जीन्स जो हैं उनके मुताबिक प्रोटीन, एंजाइम्स और मुख्तलिफ केमिकल सेल बनाता है और अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कैरल कॉरेंस जो था उसका इम्पॉर्टेंट रोल है ये दिखाने में या ये डिस्कवर करने में 1900 के डीएनए जो है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होता है वो इनहेरिटेंस का मटेरियल है। वन ऑफ द पेपर्स अनाउंसिंग द रेडियो एक्टिव रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो जर्मन जेनेटिस्ट कैरल कॉरेंस ने 1900 में एक पेपर जो था वो पब्लिश किया जिसमें उसने रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी शो किया और उसने मेंडल के वर्क को रिकवरी के बाद ये काम शुरू किया। उसके बाद दूसरा नाम जो आता है वो सूटन्स थ्योरी है, क्रोमोसोमल ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय द अमेरिकन scientist Walter Sutton in 1902. According to him, similar chromosomes paired with one another during meiosis and chromosomes and genes show parallel behavior. उसने कहा कि जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में उसके करैक्टर्स जो थे वो आगे शिफ्ट होते थे, इसी तरह से क्रोमोसोम्स भी आगे शिफ्ट होते हैं। तो ये करैक्टर्स जो मेंडल्स के करैक्टर्स थे उसके एक्सपेरिमेंट्स में शो हुए थे वो इन क्रोमोसोम्स के ज़रिए आगे शिफ्ट होते हैं। तो करैक्टर्स और क्रोमोसोम्स का पैरेलल बिहेवियर है। फिर है एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ सूटन थ्योरी। सेवरल पीसेस ऑफ एविडेंस सपोर्टेड सूटन्स थ्योरी। नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली 2 सेल्स, एग एंड स्पर्म। तो सब सेल्स के अंदर एक जैसे ही जो हैं वो जीन्स मौजूद होते हैं। If Mendel's model was correct, then these two gametes must make equal hereditary contribution. उसने ये भी कहा कि अगर हम मेंडल के काम को दुरुस्त मानते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एग और स्पर्म्स जो हैं वो फर्द की डेवलपमेंट में इक्वल रोल प्ले करते हैं। Sperms contain little cytoplasm, suggesting that the hereditary material must reside within the nuclei of the gametes. उसने ये भी कहा कि स्पर्म्स के अंदर चूँकि साइटोप्लाज्म कम होता है तो इसका मतलब ये है कि डीएनए के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है। डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, गैमीट्स हैव ओनली 1। उसने ये कहा कि गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम की एक तादाद मौजूद होती है, लेकिन जो नॉर्मल इंडिविजुअल बनता है जब दोनों स्पर्म और एग मिलते हैं तो वो मिलकर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहाल कर देते हैं। This observation was consistent with Mendel's model in which diploid individuals have 2 copies. The alleles of each heritable gene and gametes have 1. Chromosome segregate during meiosis. जब meiosis होती है या रिडक्शन डिवीजन होती है या रिप्रोडक्टिव डिवीजन होती है तो उससे पहले जो है वो क्रोमोसोम जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और
हर जो है वो स्पर्म या गैमीट या एग होता है, उसमें क्रोमोसोम की एक तादाद जाती है। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस ओरिएंट्स तरतीब पाता है या अपने आप को सेट करता है मेटाफेज प्लेट पर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच एवरी अदर पेयर, दूसरे पेयर से बिल्कुल आज़ादाना अपने आप को अरेंज करता है। उसके बाद है इस पर ऑब्जेक्शंस जो हैं। इट इज़ हाउएवर वन प्रॉब्लम विद दिस थ्योरी इफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स आर डिटरमिन्ड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स and if the independent assortment of Mendelian traits reflects the independent assortment of chromosome in meiosis, then why does the number of characters that sort independently in a given kind of organism often greatly exceed the number of chromosome pairs the organism possesses? This has led many early researchers to have serious रिजर्वेशन अबाउट सूटन थ्योरी। तो ये पता चला कि क्रोमोसोम्स की तादाद तो महदूद है लेकिन करैक्टर्स की तादाद लामहदूद है, तो इसका मतलब है कि हर करैक्टर जो है वो आज़ादाना आगे मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से इस थ्योरी पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए गए। फिर है वर्क ऑफ मॉर्गन। In 1910, Thomas Hunt Morgan, studying the fruit fly Drosophila melanogaster, determined a mutant male fly having white eye instead of red. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है वो एक मक्खी है जो कि फ्रूट्स पर उड़ती रहती है, बड़ी काली आँखों वाली, बड़े बड़े परों वाली आम मक्खी से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मॉर्गन ने ये देखा कि फ्रूट फ्लाई जो है उसकी तमाम मक्खियों की आंखें काली थीं, लेकिन एक जो थी उसके अंदर जो है वो वाइट आई थी रेड की जगह। तो उसने उसको लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो नीचे दिखाए हुए हैं डायग्राम में, और बुक में भी बड़े क्लियर करके दिखाए हुए हैं कि एक वो जो मक्खी थी जिसकी आंखें सफ़ेद थी वो मेल थी, और दूसरी मक्खी जिसकी रेड आंखें थी वो उसने फीमेल ली। जब उनको उसने क्रॉस किया तो F1 में उसने देखा कि तमाम जो ऑफस्प्रिंग थे वो वाइट आंखों वाले थे, और उसमें से जो फीमेल थी उनके अंदर वाइट आंखों वाला करैक्टर ज़ाहिर हुआ था, लेकिन मेल के अंदर वाइट आंखों वाला करैक्टर ज़ाहिर नहीं हुआ था। और जब उसने बार बार ऑब्जर्वेशन की तब भी उसने यही देखा कि हमेशा जो वाइट आंखों वाला करैक्टर है वो मेल के अंदर ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ फीमेल के अंदर ये करैक्टर ज़ाहिर होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्गन एक्सपेरिमेंट क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, इट प्रेजेंटेड द फर्स्ट क्लियर एविडेंस दैट द जीन्स डिटरमिनिंग मेंडेलियन ट्रेट्स डू इंडीड रिजाइड ऑन द क्रोमोसोम एज सूटन हैड प्रोपोज। उसने ये साबित कर दिया कि वो जीन्स जो मेंडेलियन ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देयरफॉर प्रोफाउंड्स दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। मेन इसकी थीम जो है स्टोरी की या थ्योरी की यही है कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। द सेग्रीगेशन ऑफ वाइट आई ट्रेट हैज़ 1:1 correspondence with the segregation of X chromosome. In other words, Mendelian traits such as eye color in Drosophila sort independently. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो डीएनए है या आरएनए। अब हमने ये देख लिया कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। अब क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। अब दोनों में से हमने ये चेक करना है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है। तो इसके लिए हम देखते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स। Work of Griffith. The evidence of hereditary nature of DNA was provided by a British microbiologist Frederick Griffith. उसने दो तरह के बैक्टीरिया इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए, एक एस टाइप और एक आर टाइप। एस टाइप जो है वो नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम थी। पैथोजेनिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जो बीमारियां पैदा करने की सलाहियत रखती है, तो उसको उसने एस टाइप बैक्टीरिया का नाम दिया। S normal wild form because it forms smooth colonies on a culture dish. It contains polysaccharide coat.
अब एस टाइप बैक्टीरिया इसको क्यों कहा जाता है कि जब इसको वो लैब में ग्रो करता था तो इसकी कॉलोनीज़ जो बनती थी या इसका जो ग्रुप ग्रो होता था वो स्मूथ होता था, हमवार होता था, और इसके बाहर जो है वो एक कवरिंग होती थी जो पॉलीसेकेराइड से बनी होती थी। पॉलीसेकेराइड्स आपको पता है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े थे। तो उस पॉलीसेकेराइड कोट या कवरिंग की वजह से इसकी सरफेस जो थी वो स्मूथ होती थी और हाथ से फिसल जाते थे। दूसरे आर टाइप बैक्टीरिया थे, ये म्यूटेंट फॉर्म थे जिनके अंदर कुछ चेंजेस हो गई थी और इनके अंदर एंजाइम जो था जो कि पॉलीसेकेराइड कोट बनाता था या पॉलीसेकेराइड कवरिंग बनाता था वो एब्सेंट था, जिसकी वजह से इनकी सरफेस को जब टच किया जाता था तो वो रफ़ कॉलोनीज़ बनती थी। तो जो एस टाइप बैक्टीरिया थे वो बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन आर टाइप बैक्टीरिया बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते थे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ग्रिफ्थ ने माइस को विरुलेंट स्ट्रेन एस टाइप से, जो कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता था, उससे इन्फेक्ट किया और उसका जो केमिकल या बायोलॉजिकल नाम था वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज न्यूमोकोकस। ये माइस के अंदर या रैट के अंदर जो है वो निमोनिया की बीमारी पैदा करते थे। माइस डाइड ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। जब ये एस टाइप बैक्टीरिया माइस को या चूहों को लगाए जाते थे तो उनके अंदर बीमारी पैदा होती थी और वो मर जाते थे। लेकिन जब वो उसने म्यूटेंट स्ट्रेन आर टाइप से इनको इन्फेक्ट किया तो वो नहीं मरे। तो माइस ने कोई बीमारी शो ना की। कोट वाज अपरेंटली नेसेसरी फॉर विरुलेंस। ठीक है, तो उसने ये कहा कि कोट जो है वो ज़रूरी है बीमारी फैलाने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जब उसने किया तो उसने देखा कि डिटरमिन किया वेदर द पॉलीसेकेराइड कोट इटसेल्फ हैड अ टॉक्सिक इफेक्ट। उसने ये देखने के लिए कि क्या पॉलीसेकेराइड कोट जो है वो बीमारी पैदा करता है। तो ग्रिफ्थ ने इन्फेक्ट किया डेड बैक्टीरिया ऑफ विरुलेंट एस स्ट्रेन इनटू द माइस। माइस रिमेन परफेक्टली हेल्दी। अब उसने एस टाइप को हीट देकर मार दिया और फिर उसको बैक्टीरिया को लगा दिया, तो जो माइस या चूहे थे वो हेल्दी रहे, उनमें बीमारी पैदा नहीं होती। और उसके बाद उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसने उसने एस टाइप को हीट किल्ड किया और आर टाइप बैक्टीरिया को मिक्स करके दोनों को लगा दिया। लेकिन उसने ये उसका ख्याल था कि मरे हुए एस टाइप और ज़िंदा आर टाइप दोनों जो हैं वो बीमारी पैदा नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद उनके मिक्सचर जिन माइस को लगाए गए थे उनके अंदर बीमारी पैदा हुई और वो मर गए। ये सामने डायग्राम में दिखाए हुए हैं कि पहले उसने एस टाइप दिया तो राइस जो थे वो माइस मर गए, लेकिन जब उसने मुर्दा एस टाइप दिए तो माइस ज़िंदा रहे। जब उसने आर टाइप अलहदा से दिए तो भी माइस ज़िंदा रहे, लेकिन जब उसने आर टाइप और एस टाइप मुर्दा को इकट्ठा दिया तो माइस मर गए। उसने कहा कि मुर्दा एस टाइप में से कोई चीज़ जो है वो निकली है जो उसने आर टाइप को एस टाइप में चेंज कर दिया है और वो मर गए हैं। ब्लड को जब उसने एग्जामिन किया डेड माइस का तो उसने उसमें हाई लेवल ऑफ लिव विरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया को देखा। Somehow the information specifying the polysaccharide code had passed from the dead virulent S bacteria to the live codeless R bacteria in the mixture, permanently transforming the codeless R type bacteria into S virulent. उसने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुर्दा एस टाइप बैक्टीरिया से निकली है और उसने ज़िंदा आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप में तब्दील कर दिया है और उसमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा कर दी है। तो ये जो ट्रांसफ़र था जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड कैन अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपेंट सेल, इस प्रोसेस को उसने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया और इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ एवरे, मैकलोड एंड मैककार्टी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। The agent responsible for transforming Streptococcus
वेंट अनडिस्कवर्ड अंटिल 1944। 1940 तक इस एजेंट का पता नहीं चला। उसके बाद ऑसवाल्ड एवरे अलॉन्ग विद कोलन मैकलोड एंड मैककार्टी ने तीनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट्स किए और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या उस केमिकल का पता लगाया जो आर टाइप जिंदा बैक्टीरिया को एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया में तब्दील कर देता था। उन्होंने दोबारा से मिक्सचर बनाए डेड एस टाइप के और जिंदा आर टाइप के, और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप में से तमाम प्रोटीन रिमूव कर दी और दूसरे ग्रुप में से तमाम डीएनए रिमूव कर दिया। अब उन्होंने देखा कि जिस ग्रुप की प्रोटीन उन्होंने रिमूव कर दी थी और डीएनए बाकी था, उन्होंने आर टाइप को एस टाइप में तब्दील कर दिया, लेकिन जिसमें उन्होंने डीएनए रिमूव कर दिया था और प्रोटीन रहने दी थी उसमें आर टाइप जो है एस टाइप में तब्दील नहीं हुए। तो उन्होंने ये नोट किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या इनहेरिटेड मटेरियल जो है वो डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हार्शे एंड चेज। एडिशनल एविडेंस सपोर्टिंग एवरेज कंक्लूजन वाज प्रोवाइडेड इन 1952 बाय अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज, who experimented with bacteriophage T2. In some experiments, they labeled viruses with radioisotope P32, which was incorporated into the newly synthesized DNA of growing phages. अब उन्होंने मज़ीद वो चाहते थे कि इसको कंफर्म करें कि इनहेरिटेड मटेरियल जो है या इनहेरिटेड करैक्टर्स को अगली जनरेशन में ले जाने वाला वो डीएनए है या प्रोटीन। इसको कंफर्म करने के लिए अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए बैक्टीरियोफेज T2 के साथ। बैक्टीरियोफेज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया में बीमारियां पैदा करता है और बैक्टीरिया के ऊपर ही ग्रो करता है। अब उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के दो ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप को उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया जिसमें फास्फोरस 32 ऐड था, और दूसरे को उन्होंने ऐसा सल्फ़र दिया जो S35 जो रिएक्टिव एक्टिव था और ये अमीनो एसिड या प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। आफ्टर द लेबल्ड वायरसेस वर परमिटेड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया सेल्स वर एजिटेटेड violently in a blender to remove the protein coats of infected viruses from the surface of the bacteria. अब फर्स्ट ईयर में हमने ये भी पढ़ा था लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में कि जब बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसका प्रोटीन कोट बाहर ही रह जाता है और अंदर सिर्फ डीएनए जाता है। तो डीएनए जब लेबल्ड था तो डीएनए अंदर चला गया, तो उन्होंने उसको अच्छी तरह लाया ताकि उसके बाहर पड़ी हुई प्रोटीन जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। The procedure removed nearly the entire S labeled from the bacteria. However, the P32 label had transferred to the interior of bacteria and was found in viruses subsequently released from the infected bacteria. However, the hereditary information injected into the bacteria that specified the new generation of viruses was DNA and not प्रोटीन। इस प्रैक्टिकल से या एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा कि वो वायरस जिनके अंदर P32 को रेडियो एक्टिव किया गया था उनके नए ऑफस्प्रिंग के अंदर रेडियो एक्टिव एक्टिविटी पाई गई, और यानी जिनका डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव था उनके आगे नस्लों में भी रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र हुई, लेकिन जिनमें प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया गया था S35 को, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आगे शिफ्ट नहीं हुई। तो इससे उन्होंने ये कहा कि जो इनहेरिटेड मटेरियल है वो डीएनए है और आरएनए नहीं है।